सक्सेस से तो लोग बहुत कुछ सीखते हैं और फेलियर्स से भी सीखते हैं, लेकिन आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करने की बात क्यों बार बार करते हैं? मैं अपने स्टार्टअप्स का भी बताता हूँ। अगर मैंने 7 चीज़ें की हैं तो लोग मुझे दो चीज़ों की वजह से जानते हैं। मेरे भी 5 फेलियर्स होंगे, मैंने भी पैसे कितनी जगहों पे डाले होंगे, वो डूबे होंगे। दे कुड बी कस्टमर्स जो ऑन पर्पस आपको बोल सकते हैं कि ये आपने सही नहीं भेजा और आप फिर उसको भेज रहे हैं, तो मतलब ये आपके बिजनेस को भी तो नेगेटिवली इफेक्ट मैं करेगा। समझाता हूँ कि मैं देखता हूँ कस्टमर का जर्नी 30 साल का। मैं ये नहीं देखता इसको आज चीज़ बेच दी, बस आज चीज़ बेच दी, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने पैसे बना लिए, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करूँ। तो तुम्हारी मार्केटिंग एजेंसी में और रेगुलर जो दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है? आपका कंपटीशन ये कर रहा है, ये चीज़ें वो कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, और अगर आप ये चीज़ें यूके यूएसए में हो रही हैं जो आप नहीं कर रहे, और इन दोनों के ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी है कि आप ये काम कर लें तो आपका ब्रांड आपका कंपटीशन से बीट करे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ गए अचानक और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हम $1 मिलियन बना रहे हैं, हम $2 मिलियन बना रहे हैं थ्रू अमेज़ॉन, और इतने पैसे, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिया। ठीक है, और मैंने कई लोगों के ख्वाब टूटते हुए देखे। वो बच्चा एक कोर्स ले रहा है, उसी में से 10 बच्चे सक्सेसफुल हुए क्योंकि वो करना चाह रहे थे ज़िंदगी में, उन्होंने चीज़ सीखी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली सलमान है और आज हम मौजूद हैं अली ख़ान सवाती के साथ। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या हाल है अली, कैसे हैं आप? थैंक यू सलमान भाई। सबसे पहले तो अली भाई, सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए और टाइम देने के लिए। मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, इट्स बिन मोर देन 6-7 ईयर्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई हैव सीन यू ग्रो। तो मेरी ऑडियंस नहीं जानती इतना, तो आईड लाइक यू टू टेल के हाउ डिड यू गेट इनटू द ई कॉमर्स, द ऑनलाइन इंडस्ट्री? कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट? अच्छा, मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, जिस तरह आपको पता ही है। मेरा ख्याल है इस इंडस्ट्री में आप हो गए, और मैंने अभी की थी सलमान सईद के साथ पॉडकास्ट। तो सलमान सईद और आप ही हो गए जो मुझे पहले से जानते हैं, 2009 10 से जानते हैं। तो 10 से 16 तक आप वाली फील्ड के अंदर ही था कि अब वही जो हम काम करते थे, वेबसाइट थी, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करना और ये सारा कुछ। 2016 में जब मैंने ये देखा कि यार ये अब ऑनलाइन जो हम काम कर रहे हैं यूके यूएसए में, फेसबुक शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द वीडियोस, और हम आर्टिकल्स रन करते थे, तो वीडियोस की तरफ शिफ्ट होने लगा है। तो मैंने 2016 में वो काम बंद कर दिया। हालांकि वीडियोस का काम कर रहा हूँ जिस तरह आप करते हैं, या हमारी इंडस्ट्री वाले लोग आज भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप उनमें से एक हैं कि जो अभी भी उसको कर रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं बन रहा था। फिर 2016 में मैं आइडिया के साथ आया, रेड टेल के साथ आया। तो रेड टेल का बेसिक तो आइडिया ये था कि हम एनिमेशन के ऊपर काम करते थे। अवामी, आपको याद होगा, तो अवामी पे काम करते थे एनिमेशंस के ऊपर। और रेड टेल मैंने लॉन्च की एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो रेड टेल वॉज अ सक्सेस कि हम यूएनडीपी हमारा क्लाइंट था, रेड क्रॉस हमारा क्लाइंट था, आईएस कॉल के साथ काम किया है। इसके अलावा डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज़ के साथ काम किया है, उनकी डिजिटल मार्केटिंग, बिलबोर्ड्स, टीवी कमर्शियल, ये सब कुछ हम मैनेज करते थे। फिर 2020 में मेरी जब शादी हुई आयशा के साथ, तो ई कॉमर्स का मुझे शौक़ था। वो आयशा ऑलरेडी रन कर रही थी ई कॉमर्स स्टोर। तो उसमें मुझे मेरा इंटरेस्ट डिवेलप होना स्टार्ट हो गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पाकिस्तान में कैसे सेल होता है, यूज़र्स को क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स किस तरह बनते हैं। मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट की। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक तो मेरा डिवेलप हो गया, इंटरेस्ट डिवेलप हो गया, और दूसरा ये है कि मुझे ये फील, मैं इंटर उस चीज़ में होता हूँ जिसमें मुझे लगता है यार इस चीज़ को मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक ब्रांड बना सकता हूँ, मार्केट में सस्टेन करवा सकता हूँ। तो लायशा पे इंटर हुआ और इंशाल्लाह उसको लेके चल रहे हैं। ऑलरेडी 2 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा अली, मैं जानना चाहूँगा कि जितना मुझे याद है, आप 2009-10 की आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। तो इनिशियली तो जितना मुझे याद है, व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि लोग सिंपल पिक्चर्स गूगल करते थे और उनको वेबसाइट में लगा के इर्द गिर्द एड्स वगैरह चिपका के चला रहे हैं रेवेन्यू बना लेते थे। ऐसे ही। फिर चीज़ें ग्रेजुअली ग्रो करना स्टार्ट हुई और अब तो आर्टिकल से आगे, अब तो मोशन ग्राफिक्स आ गए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, वीडियोज़ आ गई हैं, वीडियोस सही आ बात। गई हैं। तो जर्नी कैसी रही? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि ये सब कुछ एक जो ये प्रोसेस था, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। आपने क्या सीखा? ये 2009 से 2016 तक जिस तरह आपने कहा, उसमें सिर्फ मुझे एक इशू आ रहा था। उसमें सिर्फ जो आपने कहा कि पिक्चर्स लगा दी वेबसाइट के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर कंटेंट क्रिएट किया, डाल दिया, उसमें सिर्फ एक इशू आता था कि वो कॉपीराइटेड का हमेशा इशू रहा है कि रात को जो सुकून की नींद होती थी ना, वो नहीं जी। आती थी। कि रात का हर रोज़ रात को मेरे साथ ये होता था, पहले तो नींद नहीं आती। अगर सो भी जाऊँ ना तो 100% माइंड में होता था कि सुबह उठूँगा, हाँ जी। मेरी वेबसाइट बैन हुई होगी, मेरे पेजेस सारे गए हुए होंगे।
तो 2016 तक तो शॉर्टकट से और सब कुछ करके ना पैसा तो बन रहा था, सारा पैसा आ रहा है, लेकिन सस्टेनेबल मॉडल क्या होगा, ये बिज़नेस ग्रो कैसे होगा, एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो नहीं मिल रहा था। 2016 में भी इसी वजह से मैं वीडियोस की तरफ कन्वर्ट नहीं हुआ था कि यार अब करना वो है जिसमें मेरी अपनी ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, पैसा बेशक कम बन रहा हो लेकिन मेरी ठीक है। अपनी ग्रोथ हो रही है और मैं देख रहा हूँ रात को सुकून से सो सकूँ कि यार ये चीज़ कल और बेहतर होगी, ये परसों और बेहतर होगी, और स्लोली स्लोली करके मैं एक ब्रांड की तरफ चला जाऊँगा। गुड। तो मेरी ये मेंटालिटी थी। तो 2016 में जब स्टार्ट किया, और जिस तरह जितने भी मेरे उस टाइम के जो मेरे राइट हैंड है, राइट साइड पे लोग थे, लेफ़्ट साइड पे लोग थे, वो माशाल्लाह आज भी वीडियोस कर रहे हैं और अच्छे भले पैसे मार्केट से बना रहे हैं। लेकिन मेरा काम, मेरी जो फोकस था वो ब्रांड की तरफ था। जिस तरह लाइशा है, जिस तरह रेड टेल है, कि मैंने ब्रांड्स के साथ काम करना है, ख़ुद को सस्टेन करवाना है, मार्केट में एक वो करवाना है और इसको लेकर चलना है। तो आज 2022 है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक अपनी ऑडियंस जनरेट हो चुकी है, बन चुकी है पाकिस्तान में। ठीक है। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है, अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी है। जी। तो अब ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स भी बुलाते हैं कि आके टॉक दे दें, आके ट्रेनिंग दे दें, क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट होंगी, कंटेंट हो गया। तो मैं यही चाह रहा था 2016 से, जो मेरा एम था कि मेरा अपना पर्सनल ब्रांड बनता जाए, इसके साथ साथ मेरे एसेट्स बनते जाएं, मेरे जो ब्रांड्स हैं वो मेरी वजह से मार्केट में जाने जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो टारगेट अब स्लोली स्लोली अचीव हो रहा है। अच्छा अली, मैंने आपकी काफ़ी सारी पॉडकास्ट देखी हैं पिछले दिनों में। आप बहुत बड़े बड़े नामों के साथ बैठे हुए थे। मैंने एक चीज़ आपकी पॉडकास्ट में देखी है, यू टॉक अ लॉट अबाउट एम्ब्रेसिंग फेलियर्स, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब सक्सेस से तो लोग बहुत कुछ सीखते हैं और फेलियर्स से भी सीखते हैं, लेकिन आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करने की बात क्यों बार बार करते हैं? क्योंकि मार्केट में ना, मुझे पाकिस्तानी मार्केट में काम करते हुए, लेट्स सपोज मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा रहा था, अपने ब्रांड्स बना रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ इशू ये आ रहा था कि जो भी बंदा आ रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो अगर कोर्सेज बेच रहा है या कोई भी बंदा आ रहा है मार्केट में, वो सिर्फ सक्सेस ही बताता जा रहा है कि यार ये बंदा है, इसने मिलियन बना लिया, 6 मिलियन के अंदर मिलियन बना लो, 6 मिलियन के 6 महीने के अंदर काम करो, करोड़ों बना लो। अब मुझे इससे इशू ये आ रहा था कि यार मुझे पता है, अली भाई आपको पता है कि अगर हमारी इंडस्ट्री भी है तो उसमें अगर 10 बंदे सक्सेसफुल होते हैं तो 90% बंदा अनसक्सेसफुल होता है। सही बात। तो अगर वो जो अनसक्सेसफुल हुआ है, उन्होंने क्या गलती की, किस वजह से हुआ है, अगर मैं वो लोगों को नहीं बताता तो एक गलत किस्म का हम उनको ड्रीम दिखाई जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हाँ, वो गलत किस्म का ड्रीम मार्केट में जा रहा होता है। वो अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बच्चा है, उसके पास टोटल, उसके माँ बाप के पास जमा पूंजी 3.5 लाख रुपया थी। अब वो देखता है कि भाई इस बंदे ने करोड़ों बना लिया, मैं 3.5 लाख रुपये उठाता हूँ और मैं एक कोर्स कर लेता हूँ या मैं ये काम स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे भी इंशाल्लाह 6 महीनों में करोड़ बन जाएंगे। आपको पता है कोई शॉर्टकट है ही नहीं है मनी मेकिंग का, बिल्कुल नहीं, विजन का हो ही नहीं सकता। तो 3.5 लाख उसका फेल होना है। अब वो फेल होना है तो वो जिस डिप्रेशन से गुजरना है और जिस एंजाइटी से गुजरना है, और उसको पता है कि मार्केट में बिकता ही सिर्फ सक्सेस है, मेरे फेलियर जाकर बताऊंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे या मुझे गलत कहेंगे या मेरी वो आएगी, तो मार्केट में जाकर बताता भी नहीं है। मैं इस वजह से दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो यार सक्सेस भी देखो लेकिन साथ फेलियर्स भी देखो, ताकि जो बच्चे फेल हो उनको पता हो कि यार ये अली भाई ने पहले बताया हुआ था कि फेल भी होते हैं, कोई वो नहीं है, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, फेल भी हो जाता है बंदा। मैं अपने स्टार्टअप्स का भी बताता हूँ, अगर मैंने 7 चीज़ें की हैं तो लोग मुझे दो चीज़ों की वजह से जानते हैं। मेरे भी 5 फेलियर्स होंगे, मैंने भी पैसे कितनी जगहों पे डाले होंगे, वो डूबे होंगे, लेकिन लोग, मैं भी नहीं बताता, लोगों को भी नहीं पता होता। एग्जैक्टली जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड, इन फैक्ट आई फाउंड आउट के 1000 वेज दैट इट डजंट वर्क। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अच्छा अली, मैंने एक चीज़ और, मतलब क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये है कि अपनी वर्थ इंसान ख़ुद तो बहुत जल्दी पहचान भी लेता है, जान भी लेता है, और अपने आप को कन्विंस करना भी आसान होता है कि मैं वर्दी हूँ किसी चीज़ के लिए भी। लोगों को कन्विंस करना क्या आसान है? इसमें मैं अपने बच्चों को जब ट्रेन भी कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। मैं ये देखता हूँ यार इस जगह पे 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये भी वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 100 में से 101 बंदा हो गया। अगर ये 100 बंदा जो काम कर रहा है, उस काम को मैं डिफरेंटली कैसे कर सकता हूँ ताकि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो और मैं इनसे यूनिक हूँ। जब ये 100 बंदा ही मेरे से डिस्कशन कर रहा हो तो इनको फील हो कि यार हमसे ज़्यादा या हमसे बेहतर प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, उसी से आपकी आइडेंटिटी बनती है या उसी से आपको लोग जानना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को भी ये समझाता हूँ
कि अगर पहले एनालाइज करो लेफ़्ट राइट पे हो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसको आप यूनिक तरीके से या बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो करोगे तो ब्रांड्स को भी वो यूनिक चीज़ ही चाहिए, वो बेहतर चीज़ चाहिए, और ये जो 100 का लोग होंगे ये भी कहेंगे कि यार ये बंदा जो है वो प्रॉपरली कर रहा है। जिस तरह मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हूँ, तो ई कॉमर्स में नॉर्मल प्रैक्टिसेस यही चलती हैं कि बस प्रोडक्ट करो, ऑनलाइन बेचो, बेचते जाओ। मैं उसको डिफरेंटली कर रहा हूँ यार, पैकेजिंग बेहतर से बेहतर किस तरह कर सकता हूँ, ग्राफिक्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो। ग्राफिक्स किस तरह हो सकते हैं, प्रोडक्ट और की डेवलपमेंट और बेहतर कैसे हो सकती है, ये अच्छा दूसरी चीज़ जो हम नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, जो कस्टमर का फीडबैक होता है। लेट्स सपोज आज आप कोई चीज़ लेते हो किसी भी पाकिस्तानी ब्रांड से, आपको पता है यार ये चीज़ मैंने ले ली और गलत आ गई है, आप उसको क्या करोगे, इंस्टा पे मैसेज करोगे, और वो ब्रांड या आपको ब्लॉक कर देगा या आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। हमारे पास एक मैसेज आता है किसी भी बंदे का कि यार ये मंगवाया था और ये मुझे सही नहीं मिला, हम उसको 2 एक्स्ट्रा भेजते हैं कि भाई ये लो 2 एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। मुझे पता है मेरी चीज़ गलत नहीं है, मैंने प्रोडक्ट गलत नहीं किया, लेकिन मेरा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ जिस चीज़ अली से। यहीं पर, लेकिन क्या इससे कस्टमर आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता? मतलब फॉर इंस्टेंस दे कुड बी कस्टमर्स, लाइक मैं पूरी कॉम को नहीं कह रहा, समझ गया, लेकिन दे कुड बी कस्टमर्स जो ऑन पर्पस आपको बोल सकते हैं कि ये आपने सही नहीं भेजा और आप फिर उसको भेज रहे हैं, तो मतलब ये आपके बिजनेस को भी तो नेगेटिवली इफेक्ट मैं करेगा। समझाता हूँ, मैं बच्चों को भी ये चीज़ समझाता हूँ। ये क्वेश्चन हर टॉक पे मुझे आता है कि अली भाई आप ये बात तो करते हैं लेकिन लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे। उसमें 2 चीज़ें, एक चीज़ ये कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लीड के लिए, लीड के पास वो 2000-3000 बचाने का वो नहीं है, टाइम भी नहीं है, और वो बॉदर भी नहीं करता, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं देखता हूँ कस्टमर का जर्नी 30 साल का, मैं ये नहीं देखता इसको आज चीज़ बेच दी, बस आज चीज़ बेच दी, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने पैसे बना लिए, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करूँ। अगर उसने 5000 रुपये की चीज़ ली, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मुझे कॉस्ट की है 1200, मैं उसको 2 एक्स्ट्रा भी भेज देता हूँ, फिर भी मुझे वो कॉस्ट करती है 3600, 1300-1400 प्रॉफिट फिर भी मैंने उस बंदे से बना लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लेकिन उसका जर्नी अब 30 साल के लिए हम पाकिस्तानी है ना, हम इतने डसे हुए हैं ब्रांड्स के कि एक ब्रांड हमारे साथ अच्छे तरीके से ट्रीट कर लेता है, आप यकीन करें वही कस्टमर जिसको मैं एक्स्ट्रा भेजता हूँ वो पूरे घर में पूरे दोस्तों में बता दिए कि यार ब्रांड है तो लाइशा, लैशेज़ का कोई नाम लेगा वो कहेगा यार लाइशा से ले लो, क्योंकि उसके सामने मैंने क्रिएट करवा दिया कि हम ब्रांड हैं, हम मार्केट में सस्टेन होने आए हैं, हम कोई ऑर्डिनरी पेज नहीं है। वही हमारी वीडियोस लगाती है, वही हमारे रिव्यूज़ डालती है कि आज तक मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, कितनी स्टोरीज़ के ऊपर हम टैग होते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर में हम जाकर टैग होते हैं कि ये वायद ब्रांड है जिसको एक मैसेज किया है और इसने विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क हमें प्रोडक्ट भी भेजा है, और ये वो। और देखें दूसरी चीज़ है कि हम पाकिस्तानी है ना, अगर मैं उसको हल्का सा भी अच्छा ट्रीट करता हूँ कि मैं भेज रहा हूँ, तो उसी आपको पता है 90% कस्टमर मना कर देते कि ठीक है आप अभी ना भेजें या मुझे नहीं ज़रूरत, मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करूँगी उसमें एक एक्स्ट्रा भेज देना या मुझे ये चीज़ दे देना। क्योंकि अगर हमारा एज अ कस्टमर भी इशू है या ये चीज़ है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, मैं आपको प्यार से ही बात कर लेता हूँ ना, तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली आपका वो बैठ जाता है, आप बॉदर नहीं करते कि यार अब मैं इससे ये चीज़ लूँ। हाँ, वो एक 1-to-1 बिल्ड हो जाता है, उसको एक ट्रस्ट आ जाता है, तो ज़्यादातर कस्टमर नहीं मंगवाते हमसे, ठीक है। और कोई मसला भी होता है वो कहता है खैर है जी नेक्स्ट टाइम आप पूरा कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो 30 ईयर्स के लिए अब मेरा पक्का कस्टमर बन गया, वो 30 ईयर्स तक अगले मैं जर्नी देख रहा हूँ लंबी कि वो मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ अटैच रहेगा, मैं और प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा, उसका एक ट्रस्ट बना रहेगा कि यार ये ब्रांड है, ये कहीं भी नहीं जाता, जो चीज़ भेजेगा सही भेजेगा, गलत होगी तो एक मैसेज पे रिप्लाई करेगा। तो अली लाइशाज़, मतलब आई रिमेंबर आपने एक प्रोजेक्ट किया था अवामी, यस, अवामी के बाद रेड टेल, और रेड टेल के बाद रेड टेल अभी चल रहा है? चल रहा है। अच्छा, रेड टेल साथ साथ है, साथ पैरेलल चल रहा है लाइशाज़ के। यस, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट लाइशाज़ फर्स्ट। तो ये 2020 में जैसे आपने मेंशन किया, 2020 में आपने स्टार्ट किया और भाभी की हेल्प के साथ, ऐसे तो कैसा ये जर्नी है? और मुझे प्लीज़ इसके ऊपर एक साथ चीज़ मैं चाहूँगा कि आप ऐड करें कि क्या ये इजी है किसी के लिए भी एक अपना लोकल ई कॉमर्स स्टोर खड़ा करना, और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एवरेज नॉर्मली लोगों को आते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस हियर, लेकिन जो नॉर्मली लोगों को आते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। लाइशा बेसिकली 2017 में स्टार्ट किया था आयशा। अच्छा, 2020 में मैंने आयशा से टेक ओवर तो नहीं किया था, लेकिन 70% काम मैं करना स्टार्ट हो गया था और 30% अब आयशा करती है। अच्छा, मैं इसमें ये कहता हूँ कि यार जो फीमेल्स घर बैठी हैं, और ज़्यादातर मैं उनको, आपने देखा होगा मैं फेसबुक पे भी लिखता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ कि हमारी
लाइशा अगर पीछे से आयशा हट जाए ना तो लाइशा मैं नहीं चला सकता, उसके पीछे रीजंस हैं। हम काम कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स में और फीमेल का कॉस्मेटिक्स के साथ रिलेशनशिप बहुत तगड़ा है। आयशा को पता है कौन सा प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या पिगमेंटेशन है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसको मैं बेहतर और कैसे कर सकती हूँ, मार्केट में किस क्वालिटी का मिल रहा है या किस तरह का मिल रहा है और उसको मैं बेहतर करके कैसे लॉन्च करती हूँ, कैसे लॉन्च कर सकती हूँ, एक चीज़। दूसरी, आयशा जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, मैं और आयशा मिलकर जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, हमने जो प्रॉब्लम निकाली हुई है वो ये है कि यूके यूएसए के जितने ब्रांड्स हैं, जितने टॉप ब्रांड्स हैं जो एलीट लेती है, वो प्रोडक्ट पाकिस्तानियों के लिए नहीं बना हुआ। हुदा ब्यूटी हो गया, मैक हो गया, जितने भी ब्रांड्स हैं वो गोरों के सामने रख के बनते हैं। उनके फेसेस अलग हैं, उनके फीचर्स अलग हैं, उनके कलर टोन्स अलग हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं। उनकी शादी में और हमारी शादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। डेफिनेटली। तो आयशा क्या क्या करती है कि आयशा सामने पाकिस्तानी फेसेस रखती है डिफरेंट किस्म के और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है और हम चाइना से फिर मैन्युफैक्चर करवाते हैं और पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं। तो ये लाइशा का है। अभी हमारे 12 प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं इंशाल्लाह 2023 तक है मेरा कि इसको एटलीस्ट 30-40 प्रोडक्ट्स का ब्रांड बना लूँ। इम्तियाज़ से मेरी बात चल रही है, अलफतेह से मेरी बात चल रही है, शाहीन से बात चल रही है, तो उसको इंशाल्लाह हम रिटेल की तरफ भी लेकर आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि ई कॉमर्स आसान है या नहीं है, जिसको किसी भी प्रोडक्ट, ख़ासतौर पे मैं फ़ीमेल्स को कहता हूँ कि ये आयशा घर पे बैठती है, घर से ही काम करती है, घर से ही सारी चीज़ रन करती है, घर से ही प्रोडक्ट भेज देती है। और मैं ऑफिस पे होता हूँ तो मैं फ्रंट पे टीम भी मैनेज करता हूँ, आयशा भी मैनेज करती है, लेकिन वो बैक एंड पे रहना ज़्यादा खुश रहती है उसमें। तो मैं आवाम को भी कहता हूँ, मैं ख़ासतौर पे फीमेल्स को ये कहता हूँ कि ये एक वाहिद चीज़ है कि जो आप घर से बैठकर आराम से, सुकून से और प्रॉपर्ली रन कर सकते हो। ई कॉमर्स सीख लो, होता कैसे है, प्राइवेट लेबल क्या होता है, वाइट लेबल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ये 50,000 से स्टार्ट होता है और 5 करोड़ रुपए तक ये बिज़नेस किया जा सकता है। 50,000 से आपकी ड्रॉप शिपिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन वो जाकर सर्च कर लेंगे ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो 3 घंटे भी उसके लिए कम है। तो लेकिन ये है कि ये अभी पाकिस्तान में 3% ऑनलाइन बाइंग है। ऑनलाइन बाइंग जानी है 2025 से 30 तक, मेरे हिसाब से 25% जाएगी, लेकिन बुक्स कह रही हैं कि 15% तक हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस तो ऐसे नहीं हाँ, है जो कि आप वो क्लेम्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखें, ऑनलाइन कस्टमर इंक्रीज़ कर रहा है, ऑनलाइन कस्टमर इंक्रीज़ करता है, ऑनलाइन डिमांड इंक्रीज़ करती है, ऑनलाइन डिमांड इंक्रीज़ करती है तो ई कॉमर्स चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये 3% पे अभी हम पहुँचे हैं, 3% से ऑब्वियसली 15% तक ग्रो करेगी। इकनॉमिक्स हमारी जो कुछ भी कह रही हो, लेकिन ये ग्रो करेगी। मैं देख रहा था कि ना एक इन्फ्लुएंसर हैं सैयदा अरूज फातिमा, हाँ, वो भी उन्होंने भी अपनी शादी पर गालिबन लाइशा से ही कॉस्मेटिक्स वगैरह या आई लैशेज़ वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह ली। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर रहे हो साथ साथ? लारेब रहीम हमारी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। अब हमारा असल में प्रोडक्ट, अल्लाह का शुक्र है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और पाकिस्तानी जो जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ख़ुद हमारे पास आती हैं या हम भी अप्रोच करते हैं तो हमें ना नहीं करते कि हमने आपके साथ काम नहीं करना। तो जितने टॉप सैलून्स हैं पाकिस्तान के वो हमारे कस्टमर्स हैं। सैलून्स कस्टमर है तो जितनी भी सेलिब्रिटी भी यूज़ होते हैं, सैलून सेलिब्रिटी को तैयार करता है, प्रोडक्ट हमारा ही यूज़ किया जाता है उनके ऊपर। तो अरूज का भी मेरा ख्याल है वो जिस सैलून से तैयार हुई है वो हमारा कस्टमर है, तो हमारे सैलून ने ही उन पर यूज़ किया है। अच्छा, आई गेस वो शायद उसने अपनी स्टोरी पर लगाया हुआ था कुछ। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कर सक्सेसफुल रहे इज हैं। द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, उसके अच्छा। बगैर तो पाकिस्तान में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर पे ई कॉमर्स में बनाना बहुत मुश्किल है और ख़ास तौर पे लड़कियों का ब्रांड खड़ा करना बहुत मुश्किल है। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। जब कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई उसकी जितनी फॉलोइंग उसको फॉलो कर रही है, जो प्रोडक्ट उसने यूज़ कर लिया और वो प्रोडक्ट रेगुलरली यूज़ करती है या रिकमेंड कर देती है, ये प्रोडक्ट मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी फॉलोइंग उस प्रोडक्ट को ख़रीदती है, उसका इंप्रेशन चला जाता है यार ये ब्रांड ही मैंने लेना है क्योंकि लारेब यूज़ कर रही है, क्योंकि XYZ इन्फ्लुएंसर यूज़ करती है और रेगुलरली यूज़ करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, लेट सपोज कोई भी आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी बेशक 50,000 ऑडियंस है, लेकिन आप उनको गलत चीज़ कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर वो चीज़ बैकफायर करेगी तो ख़राब कौन होगा? वो इन्फ्लुएंसर होगा। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप। लेकिन अली, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मतलब इन्फ्लुएंसर का क्या है, ऑल द नीड इज़ मनी, यू नो, टू डू अ वीडियो और पोस्ट अ स्टोरी अबाउट इट। तो क्या इसमें कई दफ़ा इन्फ्लुएंसर्स जस्ट सेक ऑफ मनी डोंट दे प्रमोट स्टफ दैट्स नॉट, ऐसा नहीं है, दैट डजंट कैरी वैल्यू अगेंस्ट मनी? नहीं, ऐसा नहीं है। रेड टेल स्टूडियो पर जब मैं था तो मेरे पास बहुत सारी इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स आती थी, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर की बात करता हूँ और मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जो जिनके अच्छे नंबर्स हैं, जिनकी अच्छी इन्फ्लुएंस है मार्केट में,
ठीक है, बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात करो। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की बात करें या मैक्रो की? मैक्रो की बात करो। ठीक। माइक्रो भी लेट्स सपोज इन्फ्लुएंसर विच हैव 1 लाख प्लस फॉलोइंग इन पाकिस्तान, 100K प्लस। 100K प्लस। तो जब हम उनको अप्रोच करते थे, आप यकीन करें कि वो पहले पूछते थे प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट बताओ, ब्रांड क्या हो, उसका मार्केट में रिव्यूज़ कैसे हैं, उसका वो किसी, क्योंकि देखें इन्फ्लुएंसर की मजबूरी है उसका पूछना। वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स कर दें जो मार्केट में जिसके नेगेटिव बाद में उनके सेल होने के बाद उसके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। लेट्स सपोज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही है और वो रिएक्शन कर देता है, तो लोग ये नहीं कहेंगे इस ब्रांड ने किया है, आपने ये रिकमेंड किया था और मेरे साथ ये हुआ है, या मेरी आइज़ के साथ ये हुआ है, या कोई भी ऐसा ब्रांड जो मार्केट में जिसकी कोई भी प्रोडक्ट जिसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे वो बैकफायर करेगा। मैंने खुद कितनी इन्फ्लुएंसर्स को 8-8 लाख 10-10 लाख ऑफर किए, यार ये प्रोजेक्ट है, ये करना है और 8 लाख रुपए ऑफर है। उन्होंने प्रोडक्ट देखा या उन्होंने ब्रांड देखा, उसकी वेबसाइट खोली, ब्रांड समझ नहीं आया, उसी वक्त रिजेक्ट कर देते थे कि नहीं करना। अली रियली मतलब ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं 8-10 लाख रुपए यहाँ पाकिस्तान में आपने किसी इन्फ्लुएंसर को ऑफर किया और उसने आगे से मैं आपको चैट्स दिखा सकता हूँ, मैं आपको वो इन्फ्लुएंसर्स दिखा सकता हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये मतलब अच्छे लोग मौजूद हैं दुनिया में, बहुत है मतलब। और आपको ये भी बताऊँ, पाकिस्तान में जो अच्छा इन्फ्लुएंसर्स है गिने चुने, लेट्स सपोज जो टॉप के ऊपर हैं, जो अच्छे हैं नीश में, 40 या 45 होंगे, और आप यूके यूएसए देखें तो भरा हुआ होगा। इनके पास रोज़ाना के हिसाब से 3-3 4-4 ब्रांड्स जाता है, लेकिन ये महीने में 3 से 4 कैंपेन से ऊपर नहीं करते, इसी वजह से नहीं करते। मैंने खुद इनको कितने कितने ब्रांड्स ऑफर किए हुए हैं, सेम इन्फ्लुएंसर्स, मैं नाम नहीं लेता, मैं एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहा था, तो उनको मैं 1,30,000 पे कर रहा था, ठीक है, नाम नहीं लेता उनका, और मैं उनसे काफ़ी मतलब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 मंथ्स का था, 1,30,000 हम उनको पे कर रहे हैं। मैंने उसी के 5 दिन के बाद उनको ऑफ़र करवाई एक ब्रांड से 6 लाख, और मेरे जितना काम था ना उसका ये समझ ले 25% ऑफ द काम था। उन्होंने उसी रात मुझे रिप्लाई किया कि मैंने इनके साथ काम नहीं करना। 3 दिन बाद मैंने उनको एक ब्रांड ऑफ़र करवाया 8 लाख का, उन्होंने वो रिजेक्ट किया। तो मैंने कहा यार इधर 6 लाख का भी ब्रांड रिजेक्ट किया, इधर 8 लाख का भी किया, और मुझसे 1,30,000 में काम करें मुझे चीज़, और काम उससे ज़्यादा करें, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो उसने मुझे समझाया कि यार देखो, तुम्हारा ब्रांड में इसलिए काम कर रही हूँ कि तुम्हारे ब्रांड पे मैं एज अ बायर थी, पहले मैं तुम्हारी प्रोडक्ट बाय करती थी, यूज़ करती थी, और कस्टमर को रिकमेंड करती थी कि मैं बाय करती हूँ, तो मैंने तुम्हारे साथ काम करना था, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसी वजह से मैंने पहले तुमसे पूछा था कि तुम प्रोडक्ट की वैल्यू भी वो जानती थी कि वो वैल्यूएबल है प्रोडक्ट और सही है कि ब्रांड मेरा इसके साथ फेस लगेगा तो मैं इसको इंडोर्स कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो जब इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कितना पे कर सकते हो, तुमने कहा था 130, तो मैंने 130 से ऊपर तुम्हारे साथ बहस नहीं की। अगर सेम ब्रांड जिसको मैं इंडोर्स ना किया होता, जिसकी मैं बायर ना होती, तो मैं पहले प्रोडक्ट देखती, वो प्रोडक्ट अच्छा होता तो फिर मैं उससे 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए जो भी मेरी डिमांड है मैं उससे वो डिमांड करती। लेकिन जब मुझे प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, जब मुझे ब्रांड समझ नहीं आ रहा, उसका विजन समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। एज फार जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है उससे जो चीज़ मुझे समझ आई है वो ये है कि आयशा जो है शी इज़ हैंडलिंग द प्रोडक्ट इन यू आर हैंडलिंग द मार्केटिंग। उसका विजन, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सारी मैं हैंडल कर रहा हूँ, जो अभी रिटेल आउटलेट्स आ रही हैं वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। आयशा बैक एंड पे 2 चीज़ें देख रही है, वो देखती है कस्टमर सपोर्ट, जो कस्टमर्स का फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कौन सा प्रोडक्ट ठीक चल रहा है गलत चल रहा है, ये चीज़ें, और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, जो नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है वो क्या होगा, और उसकी रिसर्च। अली तुम्हारी एजेंसी जो है मार्केटिंग एजेंसी है ना बेसिकली, ऐसे ही है। तो तुम्हारी मार्केटिंग एजेंसी में और रेगुलर जो दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं उनमें क्या डिफरेंस है? एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा मेरा ये सवाल है कि मतलब ऑब्वियसली सिर्फ आयशाज़ के लिए तो काम नहीं कर रहे होगे, और मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कर रहे होगे मार्केटिंग, तो डिसाइड किस तरह करते हो कि किस प्रोडक्ट के साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना? क्योंकि राइट नाउ माशाल्लाह यू आर क्वाइट फेमस, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क दिस के कोई प्रोसेस है, किस तरह इवैल्यूएट करते हो कस्टमर को, किसके साथ प्रोडक्ट पे काम करना है, किस पे नहीं करना? जाहिर है एक तो चीज़ समझ आती है कि प्रोडक्ट लिया, उसको चेक किया, वो सही है नहीं है, उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती होंगी जिनको इवैल्यूएट करना पड़ता होगा। ऐसे ही है। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको पहले आंसर कर देता हूँ। जो प्रोडक्ट निकालना है ना, सबसे मेन काम 6 महीने, आपके 5 से 6 महीने इस पे लग जाते हैं। मैं प्रोडक्ट निकालता इस तरह हूँ, ये सबसे पहले नीश होती है। जिस तरह पाकिस्तान में पहले नंबर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑनलाइन 35% इलेक्ट्रॉनिक्स सेल की जाती है, दूसरे नंबर के ऊपर फैशन है, 25% फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, तीसरे नंबर के ऊपर कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। तो पहले मैं 3 नीशेज़ में से कोई एक नीश लेकर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सब नीश है, कंप्यूटर है, फिर माइक्रोवेव्स, और फिर ये और वो, इस तरह की नीशेज़ हैं डिफरेंट, उनमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैंने किस नीश में एंटर होना है।
उस नीश को मैं चेक करता हूँ यार ऑनलाइन क्या क्या प्रोडक्ट्स, लेट्स सपोज गूगल किया और गूगल पे वो प्रोडक्ट 15 ब्रांड सेल कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी क्या ट्रैफिक जनरेट हो रही है, उस ट्रैफिक से एक आइडिया हो जाता है कि ये महीने के ये वाला प्रोडक्ट 45 लाख का बेचता होगा, 50 लाख का बेचता होगा, दूसरा 35 लाख का बेचता होगा मंथली, या 3 करोड़ रुपए की इसका रेवेन्यू होगा ये वो। फिर मैं उस प्रोडक्ट को मंगवाता हूँ, उनसे ऑर्डर करता हूँ और देखता हूँ यार इस प्रोडक्ट को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यही प्रोडक्ट लेट्स सपोज ये ग्लास है, ये ग्लास आप भी बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी इस पर क्या है, मतलब वो सेम ही चीज़ बेच रहा हूँ, फ़ायदा क्या है। लेकिन इस ग्लास को क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इम्प्रूवमेंट कैसे देखता हूँ, वो मैं यूके यूएसए से वो प्रोडक्ट मंगवा लेता हूँ। या लोकली ये बिक रहा है, यूके यूएसए में भी ये बिक रहा है, अगर इस प्रोडक्ट को हम इस तरह बेहतर कर लें तो ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बेस्ट हो जाएगा। वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, चाइना से मैन्युफैक्चर करवाया और पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। लेकिन ये मेरा वाला स्टेज है जो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल होता है जिसमें प्रोडक्ट भी खुद डिज़ाइन करते हो, मैन्युफैक्चर से बनवाते हो और पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हो। एक होता है वाइट लेबल। वाइट लेबल आसान होता है, बना बनाया प्रोडक्ट आप चाइना से उठाते हो, उसके ऊपर अपना नाम लिखवाते हो और पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हो। होल सेल के ऊपर ये है कि जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिक रहा है वो आप 40-50 की क्वांटिटी में उठाते हो, पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर लेते हो। मेरा वाला प्रोसेस जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन उसमें आपके फिर प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, उसमें आपका ब्रांड भी बनता है, उसकी यूनिकनेस होती है, वो ब्रांड भी बनता जाता है। तो ये तो आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फिर भूल गया। फर्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब तुम्हारी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो किस तरह डिफरेंट है बाकी रेगुलर मार्केटिंग एजेंसी से? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी तक मुझसे ना किसी ने पूछा है, लेकिन मुझसे उसमें बहुत पूछा जाता है जो मार्केटिंग एजेंसीज चला रहे हैं। मतलब somehow it's connected to my second question जहाँ मैंने तुमसे पूछा कि अपने ऊपर तो इंसान को बिलीव भी होता है, इंसान को पता होता है कि उसकी वर्थ क्या है, ऐसे ही लेकिन लोगों को कन्विंस करना होता है ना। ऐसे तो ही इसीलिए मेरा ये उससे कनेक्टेड क्वेश्चन ही है बेसिकली। वो ये है कि मतलब तुम्हारी मार्केटिंग एजेंसी है, माशाल्लाह यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल ब्रांड विद योर वाइफ। तो क्या ऐसा ख़ास है आपकी मार्केटिंग एजेंसी में जो एक रेगुलर मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल एजेंसीज जो पाकिस्तान में इतनी सारी मौजूद हैं, उनमें और आप में क्या ऐसा डिफरेंस है दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर? यार पाकिस्तान में ना अब पत्थर उठाओ तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी निकल बिल्कुल मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं उनको भी ये मेरे समझा ऑफिस में आपको एक बड़ी फनी बात बताता हूँ, मेरे ऑफिस में से कई लोग यहाँ पर कोई आर्टिकल राइटिंग कर रहा था, कोई ग्राफिक्स का काम कर रहा था, और अब मैं उनके लिंक्डइन देखता हूँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो डिजिटल डिजिटल मार्केटर मार्केटिंग। है। मतलब दे नो नथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग बट दे आर डिजिटल मार्केटर्स आउटसाइड। मैं जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, जितनी मेरी फॉलोइंग है, अगर उसमें मेरे पास 2000 बच्चा है ना, तो 1200 बच्चे की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। और मेरे पास आकर उन्हीं का ये मसला है कि अली भाई आप में ऐसा क्या है कि ब्रांड आपको दे देता है प्रोजेक्ट और हम जाते हैं तो नहीं देता। मैं सिंपल सी उनको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। मुझे अली भाई आपने बुलाया, आपको डिजिटल की सर्विसेज रिक्वायर्ड थी, तो मैं उनको कहता हूँ तो सीईओ की पोजीशन समझा करो। सीईओ की पोजीशन या वो ये समझता है मुझसे बेहतर मेरे ब्रांड को कोई नहीं समझता। सही। ठीक है, अगर मैं आपको आके ये बेचूंगा ना कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, मैं वो, इस तरह की कहानी सुनाने वाले आपके साथ 100 उठते हैं और 100 बैठते हैं। आपके अपने सर्कल से ही दोस्त आकर कहेंगे यार मैं डिजिटल का चीता हूँ, मुझे दे। सही। आप दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करते तो एक रैंडम बंदे के ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे? सही। लेकिन मैं अली भैया आप सीईओ हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले होमवर्क करता हूँ। सही है। मैं होमवर्क करता हूँ कि यार इनकी ये एजेंसी है ना, इनकी ये कंपनी है, वो कंपनी करती क्या क्या है, उसका डिजिटल क्या है, फिर उसका कंपटीशन क्या कर रहा है, उसका कंपटीशन ऐसा डिफरेंट क्या कर रहा है कि उनकी एजेंसी से बेहतर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन सी कैंपेन लॉन्च की, क्यों लॉन्च की, उससे फ़ायदा क्या हुआ, उससे नुकसान क्या हुआ, उसकी कौन सी कैंपेन्स चली हैं, चलने का रीज़न क्या है, ना चलने का रीज़न क्या है, फिर यूके में क्या हो रहा है, यूएसए में आपसे रिलेटेड ब्रांड का क्या हो रहा है। मैं सारी चीज़ें करके आखिर में एक 6 से 7 स्लाइड्स बना लेता था आपसे रिलेटेड कि मेरी आपको रिकमेंडेशंस क्या हैं, आप क्या 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 काम करें ताकि आपका कंपटीशन आपको बीट ना कर सको और आप कंपटीशन से बेहतर मार्केट में काम कर रहे हो डिजिटल के तौर से। अब मेरी जब भी प्रेजेंटेशन में 15 मिनट्स का टाइम लेता था हर सीईओ से, आज तक मेरे साथ ये हुआ है, और 1.5 घंटा मेरी उसके साथ डिस्कशन चल रही होती थी, क्योंकि अब मैं आके उसको ये नहीं बेच रहा ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी कर लूँगा, बस मुझे काम दे दो। मैं आके उसको बताता था भाई आपका ये ब्रांड है, आपका कंपटीशन ये कर रहा है, ये चीज़ें वो कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, और अगर आप ये चीज़ें यूके यूएसए में हो रही हैं जो आप नहीं कर रहे, और इन दोनों के ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी है कि आप ये काम कर लें तो आपका ब्रांड आपका कंपटीशन से बीट करेगा और अगले 2 सालों के अंदर आप इस स्टेज के ऊपर खड़े होंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। पूरी उसको रॉकेट साइंस समझाकर मैं उठ के चला जाता था। आप प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली स्टडी करके जाते हो और प्रोडक्ट फोकस्ड मार्केटिंग करते हो। मैं समझना चाहता हूँ सीईओ, मैं फोकस रखता हूँ सीईओ को
मैं ये फोकस नहीं रखता कि इसका मैंने ये प्रोजेक्ट लेना है कि सीईओ के क्या मसले हैं। आपको देखें, आपकी कंपनी है, आपको अपनी कंपनी में सारे मसले फिंगर टिप्स पे पता है। सही है। मैं आकर आपको आपके मसले आकर बताऊं कि अली भाई आपके ये कंपनी में मसले हैं और आप ये काम कर लें, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, नॉट ये काम जस्ट ऐसे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स बट गिविंग अ ऐसे सॉल्यूशन टू हाँ, इट। ये सोल्यूशन है। डिजिटली आप ये काम कर लें तो आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। उस पर क्या होता है, आपकी आंखें एक दफ़ा खुल जाती हैं कि यार मुझसे बेहतर भी कोई शख्स है जो जानता शख्स है जो मेरे ब्रांड को मुझसे बेहतर जानता है या मेरे जितना जानता है, ये नॉलेज करके है, उसको पता है कि ये क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो, और बाकी ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं जो इसने आइडेंटिफाई की हैं। दुनिया का कोई सीईओ ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रॉब्लम्स हों, कोई इसको बताए ये तुम्हारा सोल्यूशन है और वो कहे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करना भी चाह रहा होता है लेकिन मैं उठ के चला जाता हूँ। उसके पीछे भी रीज़न है कि अब मैंने उसके दिमाग में चीज़ें डाल दी कि डिजिटल उसका कैसे रन होगा, क्या कैंपेन्स कैसे होंगी। वो मार्केट में जाता है, किसी टॉप एजेंसी को बुलाता है, भाई ये मुझे सर्विसेज दो, बताओ क्या करोगे। वो एजेंसी भी आकर ख़ुद को बेच रही होती है, हम इसके साथ काम कर रहे हैं, हम इसके साथ काम कर रहे हैं, हम इसके साथ काम कर रहे हैं, हम आपको ऐसा कर देंगे। लेकिन अब वो ये सुनना नहीं चाह रहा, अब वो सुनना चाह रहा है जो मैं उसको बता कर गया था कि ये चीज़ें होनी है, वो चीज़ें सुनना चाह रहा है, वो उसको कोई और पेची नहीं करता। तो क्या होता है, 20 दिनों के बाद उसकी कॉल आती है, पैसे आपके, प्रोजेक्ट आपका, आज से ये प्रोजेक्ट आपका, आप जानो ये प्रोजेक्ट आने, जो चीज़ आपने पिच की है वो करके दो। तो बच्चों को मैं ये कहता हूँ, तो ये मत बेचो कि यार मैं एसईओ कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। एक यूनिक आइडेंटिटी बनाओ अपनी और कस्टमर को समझो कि वो चाह क्या रहा है और वो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम कैसे दोगे तो मसला हल है। अली यहाँ पे करते हैं लोग पाकिस्तान में, अच्छा पे करते हैं यार इसी वजह से मैंने रेड टेल स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स बहुत कम कर दिए। मेरा कम से कम 2 करोड़ 80 लाख रुपए मार्केट में ब्रांड्स के पास फंसा हुआ। आई नो लॉट ऑफ पीपल, आपको पता ही है मैं एक अरसे से इसी इंडस्ट्री से लिंक्ड हूँ और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट 10-12 लोगों को तो ऐसों को मैं ज़रूर जानता हूँ जो 2009-10 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस टाइम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का पता भी नहीं था। ऐसे ही आई थिंक आई एम वन ऑफ देम, आई एम लकी इनफ कि मैं उनमें से एक हूँ। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे बहुत सारे ब्रांड्स के पास बहुत अरसे से फंसे हैं। ऐसे ही। तो किस तरह टैकल करे कोई एंटरप्रेन्योर जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है और उसके पास ब्रांड्स आए हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, नाराज़ ना हो जाएं लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि उसको टैकल किया जा सकता है? आप बता रहे हैं 2 करोड़ 80 लाख रुपए फंसे हैं। ये टैकल नहीं होता पाकिस्तान में सब कुछ टैकल कर लोगे लेकिन सेठ से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम है। मैंने इसी वजह से रेड टेल स्टूडियो का, आप कह रहे थे ना कि लाइशा ज़्यादा आजकल आप उसके बारे में ज़्यादा बात करते हो या लोग ज़्यादा बात करते हैं, रेड टेल स्टूडियो पे मैं 85 लाख रुपीज़ तक प्रोजेक्ट्स लेकर चला गया था मंथली। लेकिन ब्रांड की तरफ से मुझे 35 लाख रुपये आ रहा है, खर्चा मेरा एम्प्लॉयज़ के ऊपर 45 लाख हो रहा है, तो आप हमेशा लेट चल रहे होते थे कि वो कस्टमर वो पैसे, मैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो नहीं रोक सकता कि भाई उधर से पैसे नहीं आए, मैंने तो सैलरी देनी ही देनी। तो ये एक वाहिद चीज़ है जिस पे मैं भी फंसता था और जिसमें हर ब्रांड हर एजेंसी फंसती है। इस वजह से मैं काम करता हूँ लाइशा के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ क्योंकि उसमें प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाना है, कस्टमर ने उसको पे करना है, उसने प्रोडक्ट ले लेना है, मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाने हैं। इसमें उधार वाला B2C में उधार वाला कोई ये ब्रांड्स ज्यादा नहीं कर रहे एजेंसीज के साथ? मतलब मेरा यार ये मानना exploit है, करते हैं यार। मेरा ये मानना है कि क्योंकि पहले एक टाइम था जब ब्यूरोक्रेसी मैनेज करती थी चीज़ों को, लोगों को डॉक्टर्स बनना था, लोगों को इंजीनियर्स बनना था, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में जाना था। अब दौर आ गया है कि नॉलेज वर्कर्स आ गए हैं, ठीक है। मतलब आप यूल सी पीपल जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं, ठीक है, लेकिन दे आर स्टिल मेकिंग गुड मनी, लिविंग अ गुड लाइफ जस्ट बिकॉज दे गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज। उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अब वो ये नॉलेज वर्कर ही हैं डिजिटल मार्केटर्स भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अभी डिग्रीज़ करवा रही हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, लेकिन क्या ये ग्रोथ नहीं रोकेंगे? नॉट जस्ट आर ग्रोथ एज एजेंसी और डिजिटल मार्केटर्स बट कंट्रीज़ ग्रोथ एज वेल। कि अगर हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ को ब्रांड्स ही पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बेचारे सारा दिन साई रात लगा रहे हैं और उनके बिल्स 6-6 महीने फंसे हुए हैं, साल फंसे हुए हैं, जो एक प्रोजेक्ट उन्होंने आज से 6 महीने पहले किया था उसके लिए। तो ये इसके लिए कोई फोरम होना चाहिए या कहीं तो बात होनी चाहिए ना, इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती है? यार मुझे नहीं पता, ये असल में हमारे पहले से ये सिस्टम्स चलते आ रहे हैं। अगर आपने सुना आपके बिज़नेस में कोई भी लेफ़्ट राइट पे बड़ी एज के 60 या 55 प्लस या 60 प्लस, अगर आप उनसे भी पूछेंगे ना जो उधार पे काम करते होंगे जी, तो उधार पे बड़ा पैसा फंसा हुआ है, बड़ा बल्क में पैसा दिया हुआ है और
दे देते हैं और पैसा नहीं आता। मुझे नहीं पता ये सिस्टम कैसे ठीक होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। उन्होंने, जो अभी बिजनेसमैन है, उसने अपने बाप से सीखा कि यार थोड़े थोड़े करके देने हैं, अपना सारा पैसा फंसाना नहीं है, लोगों के पैसे पे काम करना है, तो वो लोगों के पैसे के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ब्रांड्स नहीं पे करते। अभी भी रेड टेल स्टूडियो के पास 3 ब्रांड्स हैं। मैंने, अगर मेरे 15 ब्रांड्स के साथ काम करता था, मेरी सिंपल सा रूल था यार 3 के साथ काम करूंगा, लेकिन जो यकम को 5 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा, काम भी अच्छा एग्जीक्यूट करूंगा, प्रॉपर्ली करूंगा। लेकिन 15 के साथ काम करो, महीने के आखिर में बुक्स में आपका 45 लाख रुपया प्रॉफिट बन रहा हो, अकाउंट में आपने 10 लाख रुपये जेब से दिए हो, तो ये बिज़नेस तो ना हुआ। एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैंने फिर काम करना छोड़ दिया। लेकिन ब्रांड्स के नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा है कि ऐसे नहीं है कि सारे ब्रांड्स नहीं पे करते। जी जो अच्छे प्रॉपर्ली काम करते हैं वो प्रॉपर्ली देते हैं और उनकी कोई पेमेंट किसी के ऊपर नहीं होती। लेकिन काफ़ी सारे बीच में काफ़ी हैं ऐसे जो हैं तो होते हैं, तो क्योंकि उनकी आदत एक चली आ रही है, उनका एक क्रेडिट सिस्टम चला आ रहा है कि 7-8 महीने तक बस खींचना है। दूसरी इनमें एक और आदत होती है, मैंने 3 लाख का प्रोजेक्ट किया, 1.5 लाख पे करेंगे, 1.5 लाख नीचे रख देंगे। अगला 5 लाख का प्रोजेक्ट देंगे, 2.5 लाख पे करेंगे, 2.5 लाख नीचे रख देंगे। वो नीचे लगते आपका 1.5 लाख रुपये से स्टार्ट हुआ, 50 लाख रुपये आपका नीचे लग गया। अब ना आप 50 लाख छोड़ने जोगे, ना अगला काम करने तो जोगे। आप करते रहोगे, बस काम करते रहोगे कि जी मेरा सर्कल है, वो दौड़ी जा रहे हो कि वो 50 लाख नीचे लगा हुआ। अगर काम रोकता हूँ तो ये 50 भी नहीं मिलता। और एक स्टेज ऐसी आती है कि बंदा कहता है यार ये 50 करूँ या अगला उठाऊंगा, 30 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें से भी मुझे 15-20 मिलेगा। मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं रुक रही, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक रही है, जस्ट बिकॉज ब्रांड्स पैसे नहीं देते। कई ब्रांड्स, मैं सब ब्रांड्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आउट देयर, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, खैर मैं तो जानता हूँ। अच्छा अली, तो फिर और क्या रिकमेंड करेंगे आप यूथ को? मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गॉट इट, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वी ऑल नो दैट, लेकिन स्टिल यू गेट टू मेक गुड मनी अगर आप प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट कर लें और क्लाइंट्स अच्छे मिल जाएं, तो ई कॉमर्स इट्स गुड। इसके अलावा क्या है आपके पास यूथ को देने के लिए? यार मेजरली जो मैं देख रहा हूँ अगर फ्यूचर, तो वैसे डिजिटल और ई कॉमर्स का ही ज़्यादा है। ई कॉमर्स में थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। 3% ऑनलाइन बाइंग है, 97% रिटेल के थ्रू है। लेकिन एक वाही चीज़ है जो फ्यूचर में पाकिस्तान में ग्रो हो रही है, और ये बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसकी तरफ स्लोली शिफ्ट होते जा रहे हैं। और लोकली आपका, जिस तरह अगर आप इंडिया की मार्केट देखें, तो वो जो ब्रांड 5-6 लाख से बने थे, आज उनकी मिलियन में वर्थ है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन मार्केट ग्रो कर चुकी है, 25% 30% पे पहुंच चुकी है। तो एक ये डिजिटल मार्केटिंग करें, सोच समझ के करें। दूसरी चीज़, जो एक स्किल है जो मार्केट में नहीं अवेलेबल, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मैं एसईओ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। मुझे खुद एसईओ नहीं आती, लेकिन मैं मार्केट में जब एसईओ वाला बंदा ढूंढने जाता हूँ तो मिलता ही नहीं। अभी सलमान बैग को आप पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, सलमान बैग है जो साउथ एशिया का अली बाबा का हेड है, वो एसईओ हेड करता है इस रीजन का, दराज का भी वही मैनेज कर रहा है। तो उससे मेरी बात, अब वो एसईओ हेड कर रहा है, तो मेरी सबसे पहले कॉल उसको गई कि यार एसईओ का बंदा चाहिए, तगड़ा बंदा रिकमेंड कर दो। तो उसने कहा अली मैं पिछले 6 महीनों से अली बाबा के लिए ढूंढ रहा हूँ, दराज के लिए बंदा ढूंढ रहा हूँ, मुझे बंदा नहीं मिल रहा, मार्केट में एसईओ का बंदा ही नहीं है। अब हर बंदा फेसबुक और इंस्टा की तरफ जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। कोई बंदा सोच ही नहीं रहा कि भाई प्रॉब्लम इधर एसईओ की भी है, और एसईओ की बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े बड़े ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं एसईओ का अच्छा बंदा मिल जाए, वो स्किल की तरफ कोई नहीं जा रहा। हम पाकिस्तानियों का मसला ये, एक तरफ जो भागता है ना, पीछे से सारी आवाम उसी के पीछे भागती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करती। अब लाइशा है, फेसबुक और इंस्टा के थ्रू सेल्स आ रही है, फेसबुक और इंस्टा के ऊपर 70,000 इंस्टा पे फॉलोइंग हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, लाख फेसबुक पे फॉलोइंग होगी। अब ये 2 प्लेटफॉर्म तो मेरे अच्छे चल रहे हैं, मुझे अब गूगल के ऊपर आना है कि मेरे गूगल के ऊपर भी एसईओ के थ्रू कॉस्मेटिक सर्च हो तो लाइशा पहले नंबर पे हो। अब बंदा 8 महीनों से मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ, और मैं वो बंदा हूँ जिसकी अपनी एजेंसी है, उसको बंदा नहीं मिल रहा। बंदे तो मिल रहे हैं, काम का बंदा नहीं। काम का बंदा मतलब बेसिक ही करना है, तो बेसिक तो मेरी टीम भी कर लेगी। मुझे चाहिए प्रो के जो उसको प्रॉपर्ली एक ब्रांड की तरह उसको लेकर चले, बढ़ा सके, रैंक बढ़ा सके, क्या कंटेंट होगा, उसके ब्लॉग्स हो गए, उसके जो आपका बैकलिंक्स होते हैं, किन वेबसाइट्स पे चलेगा, कहाँ से ट्रैफिक आएगी, ऑफ पेज, वो सारी चीज़ें। तो उस तरह का टेक्निकल बंदा नहीं मिल रहा, प्रो लेवल का बंदा नहीं मिल रहा। तो और दूसरा मसला क्या है, क्योंकि हमारी यूथ फोकस ही नहीं कर रही, या नए बच्चे आकर एसईओ के ऊपर प्रॉपर्ली कमांड ही नहीं लेना चाह रहे। बेसिक सीख के अगले ब्रांड ले लेते हैं, लेकिन बेसिक। अच्छा अली, मैंने देखा तुम ज़्यादा लोकल ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, उसी को ही एंडोर्स भी ज़्यादा कर रहे हो। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी को लोकल ई कॉमर्स करनी हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मैं ये नहीं, प्लीज़ डोंट गेट इनटू इट कि जी वेबसाइट बनाए, प्रोडक्ट हंटिंग करे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? एक सवाल ये। और दूसरा ये कि मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ
प्री कोविड एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करनी शुरू की पाकिस्तान में, वो ये थी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ गए अचानक और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हम $1 मिलियन बना रहे हैं, हम $2 मिलियन बना रहे हैं थ्रू अमेज़ॉन, और इतने पैसे, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिया, ठीक है। और मैंने कई लोगों के ख्वाब टूटते हुए देखे, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेची, अपने घर के जेवर बेचे, पता नहीं क्या क्या कुछ किया इन इंडिविजुअल्स के पीछे लग के। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन मुझे दुख हुआ कई ऐसे मेरे करीब के लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी सेविंग्स इन चीज़ों पर लगा दी और एंड पर देव गॉट नथिंग, बस एक तसल्ली है कि हो जाएगा। तो ये 2 सवाल हैं, लोकल ई कॉमर्स, वाई यू चोज लोकल ई कॉमर्स, और दूसरा ये जो कोर्स सेलर्स आ गए थे अभी, तो काफ़ी सारे जो हैं वो उनके ऊपर से चेहरे जो मास्क उन्होंने सजाए हुए थे उतर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। यार लोकल ई कॉमर्स पे मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि पैसे डालने से पहले, ठीक है, पैसे डालने से पहले कि आपको वो चीज़ सीख लेनी चाहिए कि लोकल ई कॉमर्स होती क्या है। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये 3 महीने फ्री में किसी अच्छे लोकल ई कॉमर्स के ब्रांड के साथ काम कर लो, क्योंकि जब काम कर रहे होगे तुम्हें पता होगा शॉपिफाई कैसे रन होती है, तुम्हें पता होता है एड्स कैसे रन होते हैं, रीटारगेटिंग कैसे होती है, फेसबुक पिक्सल क्या है, पैकेजिंग कैसे की है, प्रोडक्ट बना कैसे है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे हुई है, प्रोडक्ट में मटेरियल क्या डला है, वो पूरा सिस्टम समझ लो पहले। पूरा सिस्टम समझ के साथ साथ अपना बिजनेस प्लान बनाओ, फिर अपने ब्रांड पे लॉन्च हो। मिनिमम 3 महीने लगाओ, मैक्सिमम मैं कहता हूँ साल लगाओ, लेकिन 3 महीने ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने ज़रूर लगाओ। एक चीज़, उससे पूरा जब सिस्टम समझ लोगे तुम्हारे लिए एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगी, तुम्हें पता होगा मेरा प्रोडक्ट चलना है या नहीं चलना, वो तुम्हें उसी वक्त आंसर मिल जाएगा। और जहाँ तक दूसरा क्वेश्चन है यार, उसमें मैं दोनों की गलती समझता हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है जो कोर्स सेल कर रहे हैं, उसमें बच्चों की भी गलती है। उनकी गलती ये है कि देखें, वो ही 100 बच्चा एक कोर्स ले रहा है, उसी में से 10 बच्चे सक्सेसफुल हुए, ठीक है, क्योंकि वो करना चाह रहे थे ज़िंदगी में, उन्होंने चीज़ सीखी, उसी को चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और ख़ुद ही उनको पता है देखिए हम जब एजुकेशन करते हैं तो हमारी क्लास में एक बच्चा टॉप आता है और एक बच्चा फेल होता है। जो टॉप आता है उसकी मेहनत अलग होती है, जो फेल होता है उसकी मेहनत अलग होती है। लेकिन जब फेल वाले से पूछो तो वो पढ़ाई को ब्लेम करता है, और टॉप वाले से पूछो वो कहता है सब अच्छा है, क्योंकि उसने उसको यूज़ किया। इसी तरह मैं इनको भी समझता हूँ कि इनके पास भी, अब जिस तरह मैं और आप जाते हैं, लेट्स सपोज हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है मार्केट का, अब मैं उस कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, आप उस कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये जो चीज़ बताएगा मैंने वही चीज़ करनी है। आपने सुबह चीज़ सुनी, शाम तक आप उसका सोल्यूशन, वो होना कैसे है, वो करना कैसे है, आप उस तरह के लोगों में बैठेंगे, वो चीज़ निकाल देंगे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके चला देंगे और आपकी चीज़ चल गई। इन्हीं कोर्सेज में से 15-20 बच्चों की चीज़ चल गई, 80 बच्चों की फेल होगी। सिर्फ मुझे तो फेलियर भी उसके भी ज़िम्मेदार बच्चे खुद भी हैं, वो सिर्फ कोर्स वाले नहीं हैं। दूसरा जो मसला है ना, सिर्फ जो मुझे कोर्स वालों से है, वो ये था कि ये चीज़ वो बता देते। मुझे पता है ना कि यार मैं आज लोकल ई कॉमर्स पढ़ाऊँ तो मैं बच्चों को सबसे पहले बताता हूँ यार यही क्लास होगी, यही बच्चे होंगे 1.5 साल के बाद जो सक्सेसफुल होंगे, इनमें से 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे जो प्रॉपर्ली काम कर रहे होंगे। उनको अली सवाती की भी ज़रूरत नहीं है, उनको मेरे कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी रास्ता निकाल लेंगे। मेरा कोर्स करके उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि जल्दी कैसे होगा, ये प्रोसेस है क्या, प्रोसेस समझ आ जाएगा। बकाया मेहनत उनकी अपनी होगी, और इन्हीं में से 90 बच्चे नहीं करेंगे और वो मुझे ब्लेम करेंगे कि अली स्वाति ने कहा था तो। लेकिन मैं उनको चीज़ पहले दिन से कन्वे कर रहा हूँ। अब उनकी मेरे साथ वो नहीं है कि एक उन्होंने नहीं बनाया, वो अली ने कहा 100 के 100 बच्चा करोड़ों रुपए कमाएगा। इनका मसला ये था ये सक्सेस ज़्यादा दिखाते रहे। हमारा वो बच्चा $1 मिलियन, दूसरा बच्चा $2 मिलियन, तीसरा बच्चा, क्योंकि ख्वाब आसानी से बिकता है। अगर ये बेचते ना कि 80 बच्चा फेल होगा तो वो फिर 20 बच्चा ही आना था इनके पास। इन्होंने सक्सेस ज़्यादा दिखाई, बच्चा ज़्यादा आ गया, हर बच्चा समझ रहा था कि यार मेरा भी $1 मिलियन बनेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं बना, तो वही बच्चे फिर मार्केट में जाकर कह रहे हैं कि अब तो बहुत सारे, मतलब मोस्टली जो मैंने चीज़ नोट की है, इन कोर्स सेलर्स ने जो सबसे ज़्यादा दिया है हमारी इंडस्ट्री को, वो VA दिया है, वर्चुअल असिस्टेंट। हर बंदे को शॉपिफाई मैनेज करना आता है, लिस्टिंग करनी आती है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी आती है, लेकिन वो बेचारा अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पा रहा, या वो प्रोडक्ट उसके पास पैसे लेकर चले भी जाओ तो वो ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं करते, क्योंकि उसको अपना स्किल सेट पता है कि मैं तैयार ही नहीं हुआ किसी का भी। और ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं लोगों ने VAs नहीं, लोगों का पैसा लेकर डुबोया है, क्योंकि 20 मिलियन, अब वो अपना पैसा नहीं डाल रहा। 20,000-25,000 रुपये का VA है, वो अपनी गाड़ी बेचकर, अगर आता है उसको इतना, तो वो उधार लेकर चल सकता है, अपनी गाड़ी बेचकर अपना स्टोर खोल सकता है, वो नहीं खोल रहा। तो क्या कहते हैं कि अगला बंदा पैसे दे, मैं उसका ब्रांड लॉन्च करूँ, उसको चला दूँ। अगर ये चल गया
तो मैं अपना पैसा डाल दूंगा, अगर ये ना चला तो मैं नेक्स्ट क्लाइंट ले लूँगा। तो यही तो मसला है कि हमने वीएस ज़्यादा बनाए हैं, सक्सेसफुल लोग कम बनाए हैं, और बेचे हमने सक्सेसफुल लोग ज़्यादा हैं, वीएस को सामने नहीं लाने दिया हमने। अच्छा, मैंने देखा था तुम्हारा वो रेड टेल ने यूनाइटेड नेशंस के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था आप लोगों ने उसके लिए, और वो क्या प्रोसेस था और एक्सपीरियंस कैसा था? यार वो था बेसिकली इनका यूथ प्रोग्राम आता है कामयाब जवान के नाम से। अच्छा, हाँ। हाँ, उसमें हमने पिच किया था उनको इसका एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स पिच की थी चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। वो एक्सेप्ट हुई थी, तो हमने उनको वो कंटेंट बनाकर दिया था। और प्रोसेस इसका, एप्लीकेशंस आती हैं, आप एप्लीकेशंस अप्लाई करो और वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो सिलेक्ट कर नहीं, लेते वो हैं। एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ काम एक्सपीरियंस तो करने? बहुत अच्छा था, लेकिन उससे यूएनडीपी के साथ भी अच्छा था, मेरा रेड क्रॉस के साथ ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी कैंपेन थी। ठीक है। और एक प्रॉपरली जब मैंने एनजीओ के साथ काम किया था तो वो यूएनडीपी वो रेड क्रॉस के साथ है। क्या डिफरेंस है अली, यहाँ की एनजीओज के साथ काम करना और इतने बड़े लेवल की एनजीओज के साथ काम? मतलब वो नहीं पहुंच सकते हम उनकी मेंटालिटी को, वो कैसे काम, हम हमारे लिए तो डू वो यू बस। थिंक दे रियली गिव वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी? हाँ, उनके जो एसओ देखो, उनका जो फंड आ रहा होता है ना वो सेपरेट है, और इनकी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स होती है। इनका मकसद ये नहीं होता कि लोगों को अवेयर करवाना है। पोलियो कैंपेन है तो लोगों का अवेयर करवाना कि पोलियो कैसे ख़त्म होगी, क्या होगी, कैसे होगी, और क्यों ज़रूरी है पोलियो का ख़त्म होना। इनकी ज़्यादा मेजरली लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। कोई वायरस है, ब्रेस्ट कैंसर है अगर, तो ब्रेस्ट कैंसर का लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना कि क्यों ज़रूरी है, क्यों, कैसे होगी, कैसे ख़त्म होगी, उसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए। मेजरली इनकी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। और पाकिस्तानियों को ये चीज़ ही समझाना मुश्किल होती है कि वो उसको कहीं और लेके चले कि यहूदी साजिश है। आप गाँव में जाओ और कहो तो ये यहूदी साजिश, यहूदी बहुत फ्री बैठे हैं हाँ, हमारे खिलाफ तो साजिशें करने वो में। उस अब पोलियो का आज तक कहते हैं, आप यकीन कर, हमारे गांव में कहते हैं कि यार ये पोलियो से ना ये नामर्द बनाते हैं, ये यहूदियों की साजिश है, ये देते हैं कि ताकि मुसलमान जो वो नामर्द हो जाए। तो ये मेंटालिटी, अब उस मेंटालिटी को इतनी अवेयरनेस करवा कर भी आप कैसे कवर अच्छा, कर इतना सकते पोलियो पिला दिया लेकिन मुसलमान फिर भी बढ़ रहे हैं। हो? सही बात है, सबसे पांचवा सबसे बड़ा मुल्क हम ही है। हम ही है। बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर इस मुल्क में लोकल ई कॉमर्स और इन सब चीज़ों के साथ को एग्जिस्ट करना। और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सोसाइटी को सच में कुछ देने की कोशिश करेंगे। कैसा चल रहा है ये मेंटोरशिप और लेक्चर्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कर रहे हैं? यार मेरा सिर्फ सिंपल ये होता है, टाइम आपको पता है, ब्रांड जब चला रहा होता हूँ तो टाइम कम होता है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल देता हूँ। जिस तरह अभी सारे लोग कोर्स बेचे थे, मेरा कोर्स, मुझे पता था मेरा कोर्स यूनिक है, अच्छा चल सकता है। मैं उस कोर्स को 50,000 रुपये पे बेच के 100 बंदा भी ले आता हूँ तो मेरा अच्छा भला पैसा बन जाता है। कोर्स लॉन्च कर रहे हो? नहीं कर रहा, मैं फ्री में दे रहा हूँ ना, यही तो इरादा भी नहीं है? यार कुछ कोलैबोरेशंस चल रही हैं, लेकिन मैं देखूंगा कि उसमें फ़ायदा क्या है। शाम भाई के साथ भी आप कर रहे हैं? निशाम भाई वाला तो 6 वीक का चल रहा है मेरा, उसमें 3 वीक्स हो चुके हैं और वो फ्री है। वो ना मैं चार्ज कर रहा हूँ, कोई 1 रुपया नहीं चार्ज कर रहा। हमारे पास 700 बच्चे हैं, 700 हाँ, बच्चों को, माशाल्लाह, हाँ, बहुत 700 strength है। बच्चों को जो ई कॉमर्स पर करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ। ब्लॉगिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ना, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और एसईओ वगैरह वो शाम भाई करवा रहे हैं। 5 क्लासेस उनकी होती हैं, टोटली फ्री करवा रहे हैं? टोटली फ्री करवा रहे हैं। और शाम भाई तो चार्ज ही नहीं करते, वो तो फेमस इसी वजह से ना कि वो सोसाइटी को दे रहे हैं, वो ले कुछ भी नहीं रहे सोसाइटी। शाम इज अ क्वाइट बिग गन नाउ। यस, तो मैं कह रहा हूँ ऐसी इन्हीं में से एक शाम भाई भी हैं, बकाया में से, कि आज तक उन 18 साल हो चुके हैं फील्ड में, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। कोई एक बच्चा क्लेम नहीं कर सकता कि ये 1 रुपया मुझसे शाम भाई ने लिया और मुझे ये नहीं दिया। तो ये है, मेरा भी सेम ही वो है क्योंकि मेरे फादर ने भी 13 ईयर्स गरीब बच्चों का स्कूल चलाया। माशाल्लाह। ठीक है, लोगों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन 13 साल उन्होंने गरीब बच्चों का स्कूल चलाया। 10 रुपये फ़ीस होती थी, कोई नहीं दे सकता था तो वो ना दे। तो वो ये चीज़ मैंने अपने फादर से की हुई है कि, और ये अल्लाह का ये अल्लाह जो मुझे पे बैक भी दे रहा है, वो मेरे फादर ने जो लोगों के ऊपर किया हुआ है वही मेरे ऊपर उसका पे बैक आ रहा है। तो अगर मेरे तो अब फादर की ही उसी चीज़ को आगे कैरी कर रहा हूँ कि यार पैसे ना चार्ज करूँ, जितना गाइड कर सकता हूँ उतना कर दूँ, उनको बता दूँ, समझा दूँ। एक जर्नी है तो अल्लाह शायद मुझे उसमें और बरकत दे दे। तो ये चल रहा है। थैंक यू अली, बहुत ज़्यादा Thank you शुक्रिया so much, टाइम sir. देने का। आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया मुझे। उम्मीद है आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू।